बहुत सटीक बैठने वाली बात है। इतिहास में जिसका बाप अच्छा शासक हुआ उसका बेटा कभी अच्छा शासक नहीं हुआ। इतिहास में जिसका बाप अच्छा शासक होगा उसका बेटा कभी भी अच्छा शासक नहीं होगा। ये पूरी इतिहास आप देख सकते हो, उठाकर एंशिएंट हिस्ट्री उठा लो, चीज़ें मिल जाती हैं, उन्हें उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। जिन्हें चीज़ें विरासत में मिलती हैं उन्हें चीज़ों की वैल्यू नहीं हुआ करती। जैसे कि हमने मौर्य वंश में देखा, चंद्रगुप्त मौर्य ने वंश स्थापित करा और अगला कौन आया, बिंदुसार आया। बिंदुसार ने क्या करा, आराम से मजे ले रहा था, कुछ नहीं करा। फिर उसके बाद कौन आता है, अशोक आ रहा है। अशोक ने भाई सब बदल दिया। हेलो फ्रेंड, पैट की क्लास में, पैट मैराथन जो चल रहा है हमारा, क्रैश कोर्स चल रहा है पैट का, उसकी क्लास में एक अगला नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है हमारा, गुप्त काल। गुप्त काल इसका हमारा अगला टॉपिक है। जो गुप्त काल में इन्होंने जो टॉपिक बोला है, देखो इन्होंने क्या बताया है गुप्त काल में, इनका जो टॉपिक है, इन्होंने बोला है हमें गुप्त काल में केवल जो ये गुप्त काल पूछने वाले हैं, गुप्त काल में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से पूछेंगे। समुद्रगुप्त ये हमारा और चंद्रगुप्त द्वितीय से पूछेंगे। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं उसके पीछे की ओर थोड़ा बहुत जानने की, कहाँ से क्या थोड़ा बहुत इतिहास स्टार्ट हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि मैंने आपको लगातार बताता आ रहा हूँ और लगातार बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास दिक्कत क्या है, टाइम कम है। कम टाइम में हमें कितना पढ़ना है, सेलेक्टेड पढ़ना है। इस टाइम हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये किस तरह स्थापित हुए, किसके सामंत थे, कहाँ से आए, ये सारी बातों पे हम बातें नहीं कर सकते अभी। क्योंकि अगर इतना करना चलेगा तो हर टॉपिक 1-2-3 घंटे के आसपास का जाता है, तो उतना टाइम नहीं है हमें। केवल अभी मैं बार बार वही एक चीज़ बोल रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है केवल, कि पैट आपका कितना पूछ रहा है। पैट रहा आपका, यूपी पुलिस कांस्टेबल रहा, ये सब आप कहाँ तक पूछ रहे हैं, हम केवल वहाँ तक देख रहे हैं। ठीक है, तो बात आती है क्या कि जो गुप्त काल है, जो गुप्त वंश है, ये जो लिखा गुप्त वंश कितने टाइम से कितने टाइम तक है, 270 ईसा पूर्व से लेकर, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, ईसवी, अब हम एडी में आ चुके हैं। 270 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक, 270 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक ये आपका क्या है, गुप्त काल है। ठीक है, साहित्य का भी स्वर्णिम युग कहा जाता है गुप्त काल को। साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है गुप्त काल को। अगर क्वेश्चन ये आ जाए साहित्य का स्वर्णिम युग कौन सा था, गुप्त काल। ठीक है, सबसे पहले बात आती है, हम इधर देखते हैं इस तरफ कि गुप्त काल का संस्थापक कौन है। गुप्त काल का संस्थापक किसे माना जाता है, श्रीगुप्त। गुप्त काल का जो संस्थापक किसे माना जाता है, श्रीगुप्त को माना जाता है गुप्त काल का संस्थापक। ठीक है, अब अगली इनकी जो उपाधि है, उपाधि क्या है, महाराज धीराज। देखो ये जो लोग हैं बड़ी तगड़ी तगड़ी उपाधि लेने वाले हैं, बड़ी तगड़ी तगड़ी उपाधि लेंगे। ठीक है, ठीक ठाक उपाधि लेंगे, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी। अगले हैं घटोत्कच। अगले जो है घटोत्कच। मैंने इनके बारे में क्यों बता दिया, देखो क्या एक सीक्वेंस आ जाता है, थोड़ा समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे है, अदरवाइज बताना इतना जरूरी था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि पता रहे। अगले बार इनके बाद जो आ रहा है घटोत्कच। घटोत्कच 280 से लेकर 319 ईस्वी तक, 280 से लेकर 319 ईस्वी तक शासक रहे। लेकिन शासक जरूर रहे, इन्होंने कुछ इतिहास में कर नहीं पाए ज्यादा। इतिहास में कुछ ज्यादा योगदान नहीं रहा इनका, ना ही इनका ऐसा कुछ रहा कि गुप्त वंश में भी इनका बहुत ज्यादा कुछ योगदान रहा। बस इन्हें इतना योगदान रहा, बस कहते हैं ना, एक बात कही जाती है इतिहास में, इतिहास की सबसे फेमस टर्म है वो, इतिहास के लिए बहुत सटीक बैठने वाली बात है। इतिहास में जिसका बाप अच्छा शासक हुआ उसका बेटा कभी अच्छा शासक नहीं हुआ। इतिहास में जिसका बाप अच्छा शासक होगा उसका बेटा कभी भी अच्छा शासक नहीं होगा। ये पूरी इतिहास आप देख सकते हो, उठाकर एंशिएंट हिस्ट्री उठा लो, चाहे मिडिवल हिस्ट्री उठा लो, आपको दिख जाएगा, प्रूव कर रहा है बार बार। क्योंकि जिन लोगों को विरासत में चीजें मिल जाती हैं उन्हें उस चीज की वैल्यू नहीं होती। जिन्हें चीजें विरासत में मिलती हैं उन्हें चीजों की वैल्यू नहीं हुआ करती। जैसे कि हमने मौर्य वंश में देखा, चंद्रगुप्त मौर्य ने वंश स्थापित करा और अगला कौन आया, बिंदुसार आया। बिंदुसार ने क्या करा, आराम से मजे ले रहा था, कुछ नहीं करा। फिर उसके बाद कौन आता है, अशोक आ रहा है। अशोक ने भाई सब बदल दिया बिल्कुल। क्यों बिंदुसार के बारे में नहीं पढ़ा जाता, इसलिए कुछ करा नहीं तो क्या पढ़ेंगे। सेम इन्हीं के बारे में घटोत्कच। घटोत्कच ने क्या करा, आए कुछ नहीं, बस हाँ जी, क्या इनका बहुत बड़ा योगदान है कि ये श्रीगुप्त के बेटे हैं, इनका ये है बस, श्रीगुप्त के बेटे हैं। और क्या करा, महाराज की उपाधि धारण कर ली, और कुछ नहीं। अगला हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, 319 से लेकर 335 एडी तक, ईस्वी तक, 319 से लेकर 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त रहते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इन्हें, साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। कि हाँ इन्होंने क्या करा, साम्राज्य में आए तो इन्होंने थोड़ा साम्राज्य का विस्तार किया। क्वेश्चन क्या बनता है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, इनकी उपाधि क्या है, महाराज धीराज की उपाधि ली इन्होंने भी। ठीक है, दूसरा 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया। ध्यान रखना, देखो शक संवत भी प्रारंभ होंगे आपके, शक संवत और विक्रम संवत और गुप्त संवत।
ठीक है। गुप्तों ने क्या कौन सा संबंध स्टार्ट करा? गुप्त संबंध। कब से? 319 ईस्वी से। 319 ईस्वी से गुप्त संबंध प्रारंभ कर दिया। ठीक है। ये क्या थे? वैवाहिक संबंध द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया। देखो ये लोग ना बड़ा ट्रिक लगा देते, बड़ी ट्रिक लगा देते, युद्ध ना कर कर, सामने वाले से युद्ध ना कर कर उससे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो। जब आप उससे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लोगे तो क्या है कि जो उसकी, अब देखो आपसे युद्ध तो करने से रहा वो, और दहेज में आप जो लेना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। दहेज में जो आप लेना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। इतिहास में कुछ ही बुद्धिमान शासक हुए हैं ऐसे जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर साम्राज्य का विस्तार क्या करते थे। साम्राज्य का विस्तार जो क्या करते थे, वैवाहिक संबंध स्थापित करके। कुछ ही समझदार लोग थे ऐसे, हर कोई इतना समझदार नहीं हुआ करता था। ज्यादातर क्या करते थे, युद्ध कर लेते थे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, देख लिया कि सामने वाला भी टक्कर का है, दोस्तों क्या करो, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो। ठीक है। क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि इतिहास में पहली बार वैवाहिक संबंध स्थापित करके किसने साम्राज्य का विस्तार किया था? बिंबिसार। बिंबिसार शासक था जिसने इतिहास में पहली बार वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य का विस्तार किया। कौन है? बिंबिसार। ये भी क्या करें, वैवाहिक संबंध स्थापित करके। अगला क्या है, यह गुप्त शासकों में पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। हाँ जी, सिक्कों के लिए बड़ी टेंशन रहेगी। ठीक है, सिक्कों के बड़ा याद रखना, पूछ लेते हैं चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? किसने चलाए? गुप्त वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला कौन है हमारे? समुद्रगुप्त। देखो मैं ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा ही पढ़ना है। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का देखो, समुद्रगुप्त के बारे में 335 ईस्वी से भी बताया जाता है। कुछ किताबों में आपको 335 मिल जाएगा, कुछ किताब में आपको 350 मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग डेट आती हैं। अगर आपको 335 मिलता है ऑप्शन में तो 335 टिक कर दो, अगर आपको 350 मिलता है तो आप 350 टिक कर दो। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है गुप्त समुद्रगुप्त का कार्यकाल कितने टाइम से कितने टाइम तक का था, अगर 335 से 375 है तो ये टिक कर देना, अगर 350 से 375 तक है तो ये टिक कर देना। कभी भी दोनों एक साथ नहीं आया करते पेपर में, कभी भी दोनों एक साथ नहीं आया करते, इस बात का हमेशा विशेष ध्यान रखना। इस बात को लेकर डिबेट ना कि नहीं उसमें ऐसा क्या ऐसा क्या, अलग अलग किताब में, दो किताब में अलग अलग मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे इसके बारे में जो है ना, देखो क्या है, ये गद्दी में बैठता है 350 में, जो 350 है 350 में गद्दी में बैठता है। उससे पहले राज्यपाल बना रखा है। ठीक है, गवर्नर। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, देखो सबसे तगड़ा, सबसे महान, सबसे ज्यादा युद्ध करने वाला, सबसे ज्यादा युद्ध जीतने वाला शासक है समुद्रगुप्त। सबसे महानतम, ठीक है, सबसे महान, सबसे प्रतापी, साम्राज्य विस्तार करने वाला। ठीक है, सबसे प्रतापी, सबसे ताकतवर, साम्राज्य विस्तार करने वाला शासक कौन है? समुद्रगुप्त। ठीक है। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में इसकी जानकारी, इसके बारे में जानकारी के स्रोत हैं। ठीक है। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे भारत का जो समुद्रगुप्त है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। क्यों? क्योंकि इसने ना उत्तर के भी 12 राजाओं को हराया था, दक्षिण के भी 12 राजाओं को हराया था। तो अलग अलग डाटा मिल जाएगा, इसमें मत सोचना कि नहीं 12 9 दे रखा है। हाँ 9 भी दे रखा है भाई साहब, मैं बता दे रहा हूँ 9 भी दे रखा है। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, क्योंकि आप ये सोचो कि नहीं भाई साहब 9 दे रखा है, 12 दे रखा है, तो कहीं क्या दे रखा है? उत्तर के 9 राजाओं को। कहीं क्या दे रखा है? उत्तर के 12 राजाओं, दक्षिण के 12 राजाओं को हराया था। बस आपको इतना ध्यान रखो, उत्तर के भी राजा को हराया, दक्षिण के भी राजा को हराया, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक है। अगला प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में इसकी विजय का उल्लेख मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है, इसे लिखा किसने? हरिसेन। कवि हरिसेन है, इसके दरबारी कवि है हरिसेन। इसका दरबारी कवि है कौन? हरिसेन। ठीक है, उसने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति। अगला क्या है? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है क्योंकि इसे कविराज की उपाधि भी दी है। इसके काल को कवियों का स्वर्णिम युग, साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। और इसी से ना देखो कितना भी पता चल जाएगा, इसके टाइम पे सिक्के जारी हुए हैं, उनके सिक्कों पर इसकी खुद की आकृति मिलती है वीणा बजाते हुए की। इसकी खुद की आकृति है वीणा बजाते हुए की। अगला क्या है? इसने विजयों के बाद अश्वमेध यज्ञ कराया। जब इसने विजय की, देखो अश्वमेध यज्ञ इतिहास में ध्यान रखना, केवल वही शासक करा सकता है जो एक ताकतवर शासक था, जो एक प्रतापी शासक था, जिसके पास बहुत बड़ी सेना है। केवल वही शासक अश्वमेध यज्ञ करा सकता था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ के बारे में मैंने पिछले वाली वीडियो में बता रखा है, अब देख लेना।
अगला क्या है, समुद्रगुप्त खुश होने पर कुबेर व रुष्ट होने पर यमराज के समान था। ठीक है, कहा जाता है जिस टाइम समुद्रगुप्त खुश होता था उस टाइम कुबेर के समान माना जाता था। ठीक है, अंधाधुंध पैसे की बरसात करता था, धन की बरसात करता था, लेकिन जिस टाइम उसको गुस्सा आ गया तो यमराज के समान। ये कहा गया, कहाँ कहा गया है, एरण अभिलेख में। ये जो जानकारी मिलती है एरण अभिलेख से जानकारी मिलती है। अगला क्या, मैंने वही बताया, सिक्कों पर यह वीणा बजाते हुए चित्रित है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला आपका कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के लिए 380 से 412, 380 से 412 शासन में आने के बाद शकों को पराजित किया। इसने शासन में आने के बाद सर्वप्रथम शकों को पराजित करा और उसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। उसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। किसके उपलक्ष्य में से चांदी के सिक्के चलाए थे, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। इसकी उपाधि क्या है, विक्रमादित्य। इसकी जो उपाधि थी वो विक्रमादित्य की उपाधि है। इसके दरबार में 9 रत्न थे। इसने अपने दरबार में 9 रत्न इस 9 रत्न रखे थे। 9 रत्न देखो इसके दरबार में मिलेंगे, आगे आपको आगे और मिलने वाले मिडवल हिस्ट्री में, अकबर के दरबार में। ठीक है, ठीक है, अकबर के दरबार में आपको 9 रत्न मिलने वाले हैं। कौन कौन थे, कालिदास, वरुचि, कहापनाका, शंकु, अमरसिन्हा, वारामिह, धन्वंतरी, वेताल भट्ट, घटक कपस और हरिसेन। ठीक है, इसके टाइम राजधानी कौन सी है, उज्जैन और पाटलिपुत्र राजधानी। चीनी यात्री फायान इसके समय भारत आया था। जब भारत आया चीनी यात्री फायान, तो उसने एक पुस्तक लिखी, फा की। इसकी एक पुस्तक है, मैं ध्यान नहीं रखना, इसकी पुस्तक है फा की। ये जो यात्रा का इसने पूरा विवरण दिया है। इसमें क्या है, अपनी पूरी यात्रा का विवरण मिलता है। ठीक है, अगला क्या है, महरौली लोह स्तंभ। महरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थापित है, दिल्ली में। और ये ऐसा लोह स्तंभ है इस पर अभी तक भी जंग नहीं लगा है। ठीक है, महरौली लोह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त के समय हुआ था। सोच लो अब इसकी जो लोहे की क्वालिटी है किस लेवल की है। इस पर आज तक जंग नहीं लगा हुआ है। कहाँ स्थापित है, दिल्ली में, कुतुब मीनार के पास, अगर देख के आना है तो। ठीक है, कुतुब मीनार। उदयगिरी गुफा अभिलेख में इसके विजय का उल्लेख मिलता है। उदयगिरी की पूछ लिया जाता है किस गुफा अभिलेखों में इसके विजय का उल्लेख मिलता है। उदयगिरी गुफा अभिलेख में इसके विजय का उल्लेख मिलता है। अगला क्या है, इसने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह कर वैवाहिक संबंध स्थापित करे। वही चीज जो वैवाहिक संबंध ये लोग स्थापित कर रहे हैं, इसने भी वही चीज करी, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किसने, नागवंश। पूछ लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, नागवंश के साथ। ठीक है, अगला जो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लो। इनका जो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था गरुण था। यह संभवतः कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के। ठीक है, रामायण तथा महाभारत के अंतिम संकलन जो हुआ, जो अंतिम संकलन हुआ है वो कब हुआ है, गुप्त काल में हुआ है। ठीक है, कुमारमात्य सबसे बड़े अधिकारी, गुप्त काल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, कुमारमात्य था। तो ये कितना हो गया हमारा, कुछ जितना जरूरी था उतना देख लिया। कुछ पुस्तकें और हैं, कुछ किताबें और हैं, उन्हें और देख लेते हैं कौन कौन सी किताबें। कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं देखेंगे हम, कुछ ही किताबें देखेंगे। ठीक है, हाँ जी, आ गया आपका गुप्त शासक वैष्णव। देखो बात ये, गुप्त जो वंश थे, गुप्त जो लोग थे, ये किस धर्म को मानते थे। ठीक है, ये वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे। वैष्णव धर्म किससे होता है, विष्णु का धर्म है, भगवान विष्णु है, उनका धर्म है वैष्णव धर्म। ये लोग उस धर्म को ज्यादा मानते हैं। दूसरा क्या, जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, उनका भी विकास हुआ है। ऐसा नहीं कि उनका विकास नहीं हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ, लेकिन ये जैसे मानते थे किसे, वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव धर्म किसका, विष्णु का। ठीक है, भगवान विष्णु। अगला है मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ। प्रमुख मंदिर देवगढ़, झांसी और दशावतार मंदिर है। इस टाइम जिस टाइम का दौर है, जो गुप्त काल का दौर है, इस टाइम क्या है, मंदिर निर्माण की कला बहुत तेज से बढ़ी। मंदिर निर्माण की कला बहुत तेज से बढ़ी, स्पीड से। और जिस टाइम मंदिर बनाए गए, देवगढ़ जो झांसी में है, दूसरा दशावतार मंदिर, ये दोनों मंदिर फेमस है। दशावतार मंदिर किसका है, विष्णु के 10 अवतार है, विष्णु के 10 अवतारों का मंदिर है। इसमें जो प्रसिद्ध अवतार है, जो विष्णु का इसमें प्रसिद्ध अवतार है 10 अवतारों में, वराह मिहिर। इन 10 अवतारों में जो सबसे फेमस है, वराह मिहिर, मिहिर, वराह मिहिर, वराह वराह अवतार जो है, वराह मिहिर अवतार या वराह अवतार जो है वो फेमस है, सबसे प्रसिद्ध अवतारों में से। इन अवतारों में सबसे प्रसिद्ध है। दूसरा है कि आगे से गुप्त समाज में इस टाइम कला क्या थी, मतलब कला मतलब इस टाइम किन किन कलाओं का विकास हुआ है। इस टाइम वास्तुकला का, चित्रकला का, मूर्ति कला का विकास हुआ है। वास्तुकला, चित्रकला व मूर्ति कला का विकास हुआ। और इसी वजह से इतनी ही कला का विकास होने की वजह से इसे क्या बोला गया है,
स्वर्णयुग कहते हैं। इस टाइम नागर शैली का विकास हुआ है, द्रविड़ शैली दोनों का विकास हुआ है। नागर शैली का अधिक विकास हुआ है, आपको नागर शैली का अधिक विकास मिलेगा। लेकिन साथ के साथ देखो नागर शैली कहाँ है, ध्यान रखना, नागर शैली आपकी कहाँ, उत्तर में, और द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली, हाँ जी द्रविड़ शैली जल्दी बताओ, दक्षिण में। द्रविड़ शैली कहाँ पर, दक्षिण में, ठीक है। नागर शैली का विकास हुआ है, द्रविड़ शैली का विकास हुआ है, इन दोनों का विकास हुआ है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है, इनकी जो राजकीय भाषा क्या थी, संस्कृत इनकी राजकीय भाषा थी। इस टाइम की जो मैंने बताया कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उन्हें देखते हैं। जो कालिदास की प्रसिद्ध पुस्तक है इस टाइम की, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमवंशीय, कुमार संभव, मेघदूतम। और भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कालिदास की पिछली साल भी था पेपर में, पैड में, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि इस साल भी आ जाए। अगला है विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है पंचतंत्र, वात्स्यायन की कामसूत्र, अमर सिंह की अमरकोश, कमानंद की नीति सहाय, और आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत, वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका, बाणभट्ट की हर्षचरित कादंबरी, और विशाल दत्त की मुद्रा राक्षस। ठीक है, ये कुछ पुस्तकें हैं जो इंपॉर्टेंट हमने देख ली हैं, सारी नहीं देखी, कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें देखी हैं। ठीक है, गुप्त समाज में देखो जो कह रहा है, गुप्त समाज जिस टाइम स्टार्ट हुआ उस टाइम जाति व्यवस्था और ज्यादा कठिन हो चुकी थी, मतलब वर्ण व्यवस्था में जटिलता बढ़ गई। ठीक है, जाति व्यवस्था और ज्यादा बढ़ गई थी इनके टाइम पे। इनकी जो अर्थव्यवस्था है, कृषि आधारित इनकी अर्थव्यवस्था थी, और ताम्रलिप्त बंदरगाह प्रमुख था इस टाइम का। ठीक है, तो ये क्या है, ओवरऑल हमने क्या देख लिया, गुप्त काल देख लिया पूरा, जितना जरूरत है जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने सारा देख लिया। तो ये टॉपिक पहले पढ़ने के बाद इसके एमसीक्यू लगाओ आप यूट्यूब, मतलब गूगल पे आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे इनके, सीधा डाल दो गुप्त काल एमसीक्यू। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा भाई शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।